ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, संपूर्ण संधि प्रकरण, ठीक है, हमारा आरंभ हो चुका है। गत कक्षा में मैंने आपको इसके विषय में पूरी जानकारी दे दी थी और संधि के विषय पर कुछ विचार भी कर लिया था, ठीक है। तो जो पहली कक्षा थी वो भूमिका के रूप में थी। प्लेलिस्ट में कॉलम भी बना दिया गया है, संपूर्ण संधि प्रकरणम, ठीक है। उसी में आपको ये सभी कक्षाएं मिलेंगी। इसके अलावा आप देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड करके भी इन सभी कक्षाओं को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब हमारी आज की अब कक्षा आरंभ होगी, कक्षा 2। भूमिका वाली कक्षा तो हो गई है। अब आज हम कक्षा 2 को पढ़ेंगे, ठीक है। संधि को समझने के लिए, संधि को समझने के लिए जो संस्कृत व्याकरण की जो संधियां हम पढ़ते हैं उनमें हम किन नियमों का प्रयोग करते हैं, उसमें हम ये महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी है, महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी है। उन अष्टाध्यायी के सूत्रों के द्वारा बताए गए संधि नियमों को पढ़ते हैं। अर्थात अष्टाध्यायी के सूत्र हमें बताते हैं कि यहाँ पर ये संधि होनी चाहिए, यहाँ पर ये संधि होनी चाहिए, यहाँ पर इसको ये होना चाहिए, आदि आदि, जो कि आपको प्रारंभिक संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं में हमने समझाया था। अब महर्षि पाणिनि के जो सूत्र हैं संधि के अथवा दूसरे भी, उनको हमें समझना होगा, तभी हम संधि नियम को ठीक से समझ पाएंगे, ठीक है। तो महर्षि पाणिनि का मानिएगा, मैं आपको एक सूत्र यहां पर लिखता हूं, एक सूत्र, ये संधि वाला सूत्र लिखता हूं जो बहुत आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। ये मानिएगा, ये संधि का सूत्र है इको यणची, ये संधि का सूत्र है, ठीक है। इसी प्रकार से और सरल और संधि का है आकाह सवर्णे दीर्घः, ठीक है। इसी प्रकार से संधि के लगभग 100 के करीब सूत्र हैं, लगभग 100। इस पूरे प्रकरण में हम लगभग आपको 100 सूत्र पढ़ाएंगे, ठीक है। अब सामान्य व्यक्ति को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ शब्द समझ में आएंगे। कोई कहे इको, आप किसी को पूछेंगे इको ये क्या है, इको ये है क्या,
समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। ये क्या है एणची, हमने तो कभी बोलचाल में सुना नहीं, कोई कहेगा, कुछ भी आपको अर्थ मालूम नहीं पड़ेगा। कोई कहेगा ये अका क्या है जी, आप अका बोलेंगे तो वो कहेगा अका क्या है। दीर्घ मान लिया हमने, दीर्घ क्या होता है, दीर्घ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, दीर्घ माने जिसको आप बड़ा कहते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, बड़ी री, मान लिया। तो अब ये संधि नियम बनाने वाला सूत्र है, तो हमें यह समझना पड़ेगा यहां पर एको का क्या अर्थ है, यण का अर्थ क्या है। ठीक है, इसको हम आपको तोड़ तोड़ के बता देंगे। मानिएगा हमने आपको ये बता दिया कि ये यहां पर इसमें कैसे हमें अलग अलग करना है। मानिएगा पहला वाला जो सूत्र है ये, इसको हमें ऐसा एकाहा, ये एक शब्द है, और दूसरा शब्द है यण, तीसरा शब्द है अच्छी, तो भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि एकाहा यण अच्छी ये क्या है। इसको समझने के लिए आपको पहले सामान्यतः जो प्रत्याहार बनाए महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी के, प्रत्याहार सूत्र बनाए, तो वहां पर हम जान जाएंगे कि इक का अर्थ क्या होता है व्याकरण के अंदर। महर्षि पाणिनि के व्याकरण के अंदर इक का क्या अर्थ होता है, यण का क्या अर्थ होता है, अच का क्या अर्थ होता है, ये वहां पर समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए संधियों के सूत्रों को अथवा संधियों के सूत्रों के द्वारा निर्मित जो नियम हैं उनको समझने के लिए, जानने के लिए हमें पहले इनको जानना होगा। इनको जानने के लिए हमें महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम प्रत्याहार सूत्र बना दिए हैं, जिनको अनेक लोग शिव सूत्र भी कहते हैं, माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, शिव जी के डमरू से निकले हुए सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, कुछ भी कहिएगा, ये महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के आदि में दिए हैं, इसलिए ऐसा ही समझना चाहिए हमें, महर्षि पाणिनि ने ही बनाए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अब मैं आपको आज की पूरी कक्षा में वही बताऊंगा। हो सकता है और थोड़ा अधिक अगली कक्षा में भी जा सकता है। ठीक है, ये है, इनको बोलते हैं प्रत्याहार सूत्र। ठीक है, यहां हम आपको कुछ ज्यादा रटाएंगे नहीं, ये वास्तव में आपको पूरा विस्तार से पढ़ना है। तो आप लघु सिद्धांत में मैंने पढ़ा दिया है आपको, और प्राचीन व्याकरण के प्रारंभ में पढ़ाया है, अष्टाध्यायी भाष्य की जो कक्षा चली वहां पर विस्तार से। यहां केवल संक्षिप्त से आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये हैं हमारे 14 प्रत्याहार सूत्र। ये 14 हैं, देखिएगा, आई उण, ऋक, ए ओंग, आई औच, हायावरट, लण, न्यमगणनम, झभई, घड़धश, जबगड़दश, ख फ छ ठ थ च ट तौ, कपय, श श सर हल। ये प्रत्याहार सूत्र हैं। अब आपको अधिक इसमें विस्तार में नहीं जाना। प्रत्याहार सूत्र, ये क्या बोलते हैं, इनको ध्यान रखिए, प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र का अर्थ हुआ प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र। क्या? प्रत्याहार के सूत्र अथवा प्रत्याहार को बनाने वाले सूत्र ये हैं। ये क्या है, जैसे हमने एकोयणची में आपको अभी बताया था, एकाह, ये क्या है, प्रत्याहार है। प्रत्याहार का अर्थ होता है किसी भी बात को, किसी भी विचार को बिल्कुल कम से कम अक्षरों में, शॉर्टकट में
कोड से बता देना। कोड मैंने कोड मान लीजिएगा, तो वो है व्याकरण के अंदर प्रत्याहार। ठीक है, तो आइएगा, इन 14 प्रत्याहार सूत्रों से 43 प्रत्याहार निर्माण होते हैं। ध्यान रखिए, इन 14 प्रत्याहार सूत्रों से कितने प्रत्याहार निर्मित होते हैं? 43। 43, अभी आपको 43 ही पढ़ना है बस। ठीक है, और इधर उधर की बातों में नहीं फंसाएंगे आपको। अधिक से विस्तार के लिए फिर आपको क्रम से व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 43 माने इस प्रकार के 43 प्रत्याहार निर्मित होते हैं इन 14 सूत्रों से। ठीक है, उसका अपना नियम है, पर वो नियम आपको नहीं पढ़ाएंगे, कैसे क्या क्या तैयार होते हैं। ठीक है, तो प्रत्याहार आपको ये ध्यान रखना है कि 43 प्रत्याहार हमारे कौन से हैं, और उन 43 प्रत्याहार के का अर्थ हमको क्या समझना है। ठीक है, इसका मोटा सा अर्थ ये होता है प्रत्याहार बनाने का, इनका एक नियम है कि ये जो सूत्र हैं प्रत्याहार के, इनके अंत में ये हलंत हलंत वर्ण है। क्या है? ये हलंत हलंत वर्ण दिए हैं, इनके सहयोग से प्रत्याहार का निर्माण होता है। क्या? इनके सहयोग से। मानिएगा हमने ये ई है, यहां से ई ले लिया और हमको क दिख रहा है, ये हमारा ये एक प्रत्याहार था, वो एक हमें एक है वास्तव में। ठीक है, अब ये क्या है? ये का है, ये हमने यहां तक। अब इसका अर्थ ये होगा कि इस ई से लेकर के इस क तक के सभी वर्ण, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये और जो ये हलंत वर्ण है, ये जैसे इसका हलंत आ गया, ये हट जाता है, माने इनका ज्ञान नहीं होता। हम कोई भी बनाएंगे कहीं पर भी, इन हलंत माने बनाएंगे हलंत के साथ में, परंतु हमें वहां हलंत का ग्रहण नहीं करना। मानिएगा ये इक है, अब इक में यहां से लेकर के ई से लेकर के इस क तक हमें लेना है। अब इस क तक में क्या है? दो हलंत आ गए आपके, एक ये आ गया और ये का आ गया। इनका ज्ञान नहीं है, इनको हमें यहां पर नहीं समझना। इनके बीच के माने ई से लेकर के ये हलंत को छोड़ करके का से पहले पहले जितने उनका है, तो कितने? ई उ री री। इसका मतलब क्या हुआ? एक का अर्थ हो गया ई उ और री और री। ठीक है, 4 वर्णों को मात्र 2 वर्णों से कह दिया, संक्षिप्त हो गया। समझ में आएगा? कोई अधिक विस्तार में तो नहीं ले जा सकता मैं यहां पर। ठीक है, तो बस इसी प्रकार से समझना है। इसी प्रकार से जो हलंत के साथ में हमें प्रत्याहार निर्माण करना होता है, वो 43 किए हुए। बन तो बहुत सारे सकते हैं, परंतु महर्षि पाणिनि ने 43 प्रत्याहार का ही प्रयोग किया है। तो इसी प्रकार से कितने प्रत्याहार इनसे बनते हैं ये मैं आपको यहां बताऊंगा, और ये भी साथ में बताता जाऊंगा कि इस प्रत्याहार में ये वर्ण है। ये ध्यान रखना है आपको कि हमने आपको इक कहा, तो इक का अर्थ क्या है सूत्र के अंदर? ई उ री री। इक नहीं, इक मीन्स ई उ री री। आपने नाम लिया श्रवण कुमार, तो श्रवण कुमार का अर्थ क्या होता है? ये व्यक्ति, ये शरीर विशेष वाला एक प्राणी, यही तो होता है श्रवण कुमार का अर्थ है। मेरा ये संक्षिप्त इस पूरे शरीर का एक संक्षिप्त नाम रख दिया श्रवण कुमार। श्रवण कुमार कहने से क्या इस पूरे शरीर का बोध हो जाएगा, जिसमें हाथ भी है, नाक भी है, कान भी है, बाल भी है, सिर भी है, आंख भी है, दांत भी है, ओठ भी है, गाल भी है, पेट भी है, कंधे भी है, गर्दन भी है, और भी सब कुछ है।
उस सारे का नाम क्या है? श्रवण कुमार। वैसे ही शॉर्टकट में यहां पर क्या है, एक कह दिया हमने, तो एक का अर्थ क्या हो गया? इन ई उ री रूपी शरीर है उसका बोध होना चाहिए। ये जब आपको पक्का होगा, जैसे ही हमने कहा सूत्र में इक, तो आपको क्या समझना है? ई उ री, तब आप वहां सूत्र से अर्थ लगा पाएंगे कि सूत्र का ये अर्थ है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है संधि को पढ़ने के लिए। अन्य प्रकरण को पढ़ने के लिए, संधि के लिए तो बहुत विशेष है। संधि में तो इनका सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं। अब आप लिख भी सकते हैं, बाकी ये आपको जो कोई इस पुस्तक में भी दिया गया है, ठीक है, वहां पुस्तक में से भी देख सकते हैं। बाकी आप वीडियो को रोक रोक करके बाद में आराम से लिख लीजिएगा। आपको लिखना होगा, यदि आपको याद नहीं रह रहा, ध्यान रखिएगा, आप याद नहीं कर सकते हैं, आप स्मरण नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय नहीं है अथवा आपके सामर्थ्य नहीं है, तो आप एक नोटबुक के पेपर पर ये सारा लिख लीजिएगा जो मैं यहां बता रहा हूं आपको। तो फिर संधि के सूत्र पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं है तो झट से उस एक पेज को देख करके आप समझ जाएंगे, इक का अर्थ ये है जी, अक का अर्थ ये जी, अण का अर्थ ये है जी। आपको सरलता होगी, सुविधा होगी सूत्रों को समझने में, संधियों को समझने में। ठीक है, चलिएगा मैं बहुत आराम से, ये यहां पर लिखा भी है कि पाणिनीय व्याकरण में प्रयुक्त 43 प्रत्याहारों में गृहीत वर्णों का क्रम सा प्रत्याहार घटक वर्ण, माने क्रमशः क्या है, ये नंबर संख्या है और ये प्रत्याहार सूत्र यहां लिखे हुए हैं, और ये उनके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिएगा, काफी हो गया। अब देखिएगा, सबसे पहला एक प्रत्याहार बनता है हमारा अण, नंबर 1 अण। ठीक है, आराम से बोलता हूं, लिख भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अण हमें कोई बोलेगा व्याकरण के अंदर, तो अण का अर्थ क्या होता है? अण का अर्थ है यहां पर अ ई उ। क्या है? अ ई उ। ये ध्यान देंगे, क्या ये ध्यान देंगे कि यहां पर ये आ ई उ ह्रस्व हैं, परंतु ये ह्रस्व यहां पर है, परंतु इनसे हमें ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत तीनों को समझना है। यहां पर जो भी होगा हम ह्रस्व बताएंगे आपको, व्यंजन का तो कुछ नहीं होता, व्यंजन तो व्यंजन ही होता है, पर जो स्वर हैं उसका अर्थ क्या होगा? यदि हमने यहां पर आ बताया आपको, तो आ का अर्थ ये 3 आ है, आ और ये प्लुत। ठीक है, प्राय करके संधियों में ह्रस्व और दीर्घ का ही प्रयोग करेंगे, प्लुत का प्रयोग नहीं है। प्लुत का प्रयोग नहीं है, मान ना के बराबर ही है, मानिएगा, कहीं एक आध दो जगह होगा, पर यहां पर आपको हमें क्या समझना? आ का अर्थ आ। ठीक इसी प्रकार से ई का अर्थ भी है ई। ठीक उसी प्रकार से उ, ये विराम है, ठीक है, उ उ उ उ। ठीक है, चलिएगा। अब तो ये आप लिख लीजिएगा, अण, अण का अर्थ हो गया ये। नंबर 2 प्रत्याहार सूत्र अक है, ये अक, अक प्रत्याहार सूत्र है। अक का अर्थ हमें क्या समझना है? अ ई उ री। ठीक है, ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत और ह्रस्व दीर्घ प्लुत और ह्रस्व और प्लुत, इसका दीर्घ नहीं होता है, ये आपको पढ़ाया है। ठीक है, नंबर 3 हमारा प्रत्याहार सूत्र है इक, जो हम अभी बात कर रहे थे। इक का अर्थ होता है, इक का अर्थ हमें क्या समझना है? इक का मतलब हो गया ई उ री। ठीक है, ई उ री।
वो इसके भी आ जाएंगे ह्रस्व दीर्घ प्लुत। चौथा प्रत्याहार हमारा सूत्र है उक। उक का अर्थ यहां पर हमें समझना है उ रे रे। ठीक है, चलिएगा पांचवा प्रत्याहार। पांचवा प्रत्याहार है एंग। एंग का अर्थ होता है ए ओ। जो ए क्या होता है, ये दीर्घ ही होता है, ह्रस्व तो होता ही नहीं इसका। ऐसे ही ओ का ओ भी दीर्घ ही होता है, ह्रस्व नहीं होता, हाँ प्लुत होता है। तो इस ए का अर्थ हमें क्या समझना है, ये दीर्घ ए और ये प्लुत ए। ठीक इसी प्रकार से इसका भी दीर्घ ओ और प्लुत ओ, ह्रस्व नहीं होता है। अब देखिएगा छठवां प्रत्याहार है हमारा अच। अच बार बार हम प्रयोग करेंगे अच। अच हमें अच का अर्थ क्या लेना है व्याकरण पढ़ते समय। अच का अर्थ है अ ई ओ रे रे ए ओ आई औ। इसका मतलब क्या हो गया, सारे वॉवल्स आ गए, सारे वॉवल्स आ गए इसके अंदर आ गए। तो जब भी अच बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, स्वर। चाहे हम स्वर कहें चाहे कहें अच व्याकरण में, तो उसका मतलब है सभी वॉवल्स। ठीक है, सभी ह्रस्व दीर्घ जिसके जो जो हैं वो सारे आ जाएंगे। फिर है इच, सातवां प्रत्याहार है इच। इच का अर्थ हमें क्या लेना है, ई ओ रे रे ए ओ आई औ। इसमें क्या है, इच कहने से ये अ हट गया, बाकी सारे स्वर आ गए। माने जो अवर्ण है वो हट गया, बाकी सारे स्वर आ गए। ठीक है, चलिएगा ये हो गया। अब है हमारा आठवां प्रत्याहार एच। एच से हमें क्या समझना है, ए ओ आई औ। तो इनके क्या होते हैं, ह्रस्व नहीं होते हैं, दीर्घ और प्लुत ही होते हैं। तो ये भी दीर्घ प्लुत दीर्घ प्लुत दीर्घ प्लुत दीर्घ प्लुत, इनका नाम क्या है, एच। और नौवां प्रत्याहार है आइच। आइच का अर्थ में क्या समझना है यहां पर व्याकरण में, आई औ, दीर्घ और प्लुत भी आ जाएंगे। चलिएगा 10वां प्रत्याहार है अट। अट का अर्थ में क्या समझना है, अ ई उ री री ए ओ आई औ, ये सारे स्वर आ गए। फिर हा या व र, ये हलंत ही लेंगे। जब उच्चारण करेंगे तो उच्चारण के लिए तो आ तो लगाना पड़ेगा और कोई स्वर तो लगाना पड़ेगा, पर जब लिखेंगे तो केवल हा या व र, हलंत का ही बोध होगा। ठीक है, ऐसा मत करिएगा आपके हा, ये केवल हा हलंत है। इसमें उच्चारण करने के लिए हमें कुछ स्वर लगाना पड़ता है, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के सहयोग के उच्चरित नहीं होते हैं, कोई उनको सहारा चाहिए स्वर का। ठीक है, तो इसलिए हमें यहां पर हा कहेंगे तो हा से हमें केवल ये वाला हा समझना है। ठीक है, तो ये समझना है सारा हमें। अब है हमारा 11वां प्रत्याहार अण। ठीक है, ये ध्यान दें, अभी बता दूंगा। अण, आ ई उ री री ए ओ आई औ हा या व र ला। ठीक है, अण प्रत्याहार कहने से हमें किसका बोध होगा, ये सारे वर्ण आ जाएंगे इसमें। जो ह्रस्व दीर्घ जो भी होते हैं वो सारे आ जाएंगे। व्यंजन तो है ही, उनका तो ह्रस्व दीर्घ नहीं होता। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमारे पास में अण प्रत्याहार दो बन रहे हैं। आप देखिएगा, एक ये 11वां बन रहा है और एक सबसे पहला बन रहा था। दोनों प्रत्याहार तो समान ही है, 11वां भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है। इसका अर्थ तो ये समझना है और इसका अर्थ वो समझना है।
पर दोनों तो एक जैसे ही दिख रहे हैं जी। तो आपके मन में डाउट हो सकता है कि भाई ये कैसे समझेंगे हम कि कहां पर इसका अर्थ ये समझना है, कहां पर इसका अर्थ ये समझना है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या, आपको ध्यान रखना है कि जो हम संधि पढ़ाएंगे आपको, क्या, जो भी हम संधि का प्रकरण पढ़ाएंगे, ध्यान से सुनिए, जो भी हम संधि का आपको प्रकरण पूरा पढ़ाएंगे और उसके अंदर जो जो महर्षि पाणिनि के सूत्र आएंगे, उनमें सब में इसी अण का आपको लेना है। ये वाला अण आपको नहीं लेना, नीचे वाला लेना ही नहीं है। इसका प्रयोग दूसरे प्रकरणों में हुआ है। हम यहां पर संधि प्रकरण में इस वाले प्रत्याहार को हमें समझना ही नहीं है, अर्थात ये अर्थ लेना ही नहीं है। कहीं पर भी सूत्रों में अण आता है तो हमें क्या समझना है, आ ई उ, बस यही समझना है। ठीक है, ये समझ लेंगे बस। तो इसका मतलब ये मैंने क्लियर कर दिया कि संधि के सूत्रों में कहीं पर भी अण आएगा तो ये वाला अण लेना है, ये वाला आपको अण नहीं लेना है। इसका ये प्रत्याहार बनता है, परंतु इसका दूसरी जगह कार्य है बताया गया है, वो आप लघु सिद्धांत आदि पढ़ते हैं या प्राचीन व्याकरण पढ़ते हैं तब समझ में आ जाएगा। तो अभी संधि के लिए आपको वो अण बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, अब हमारा 12वां प्रत्याहार है इण। इण में क्या आ जाएगा, ई उ री री ए ओ आई औ हा या व र ल। ठीक है, ये वर्ण आ गए सारे, कुछ स्वर आ गए, कुछ व्यंजन आ गए। ठीक है, यण 13वां प्रत्याहार यण। यण का अर्थ हमें क्या समझना है, या व र ल। ध्यान रखेंगे ये सभी व्यंजन हलंत ही समझने हैं आपको, इसमें कुछ लगा नहीं ना कि आ लगा दिया आपने, आ नहीं लगाना, केवल हलंत ही। चलिएगा, 13वां प्रत्याहार हो गया। अब है हमारा 14वां प्रत्याहार, अम प्रत्याहार है। अम प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे जी, बोलो। अम का अर्थ क्या होगा व्याकरण के अंदर, आ ई उ री री ए ओ आई औ हा या व र ल ञ म ङ ण न। ठीक है, ये आ गए। इसके अंदर अम के अंदर सभी स्वर आ गए और हा या व र ल ये आ गए और वर्ग के पंचम अक्षर आ गए। ठीक है, लिख लीजिएगा, बिना लिखे आपको जल्दी याद नहीं होगा। ठीक है, याद नहीं होगा, वो अभ्यास से प्रैक्टिस में आता है। ठीक है, यम प्रत्याहार 15वां। यम का अर्थ में क्या समझना है, या व र ल ञ म ङ ण न, ये समझना है आपको। ठीक है, इसी प्रकार से 16वां प्रत्याहार यम। यम में क्या लेना है, ञ म ङ ण न। ठीक है, 17वां प्रत्याहार है ngम, तो ngम में आएगा ङ ण न, ये आ गया। ठीक है, 18वां प्रत्याहार है हमारा यं, है यज्ञ, यज्ञ यज्ञ, तो या व र ल ञ म ङ ण न झ भ, इतने वर्ण आ गए इसमें। 19वां प्रत्याहार है झष। झष के अंतर्गत आ गए हमारे झ भ घ ढ ध। ठीक है, 20वां प्रत्याहार है हमारा भष। भष में क्या आ गया, भ घ ढ ध आ गए। चलिएगा, अब है हमारा 21वां प्रत्याहार। 21वां प्रत्याहार अश। तो अश के अंतर्गत क्या आ गए, आ ई उ री री ए ओ आई औ हा या व र ल ञ म ङ ण।
न झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा। ठीक है। 22वां प्रत्यय है हमारा हश। ठीक है। हश में क्या आ गए? हा या व र ल ञ म ङ ण न झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा, ये वर्ण आ गए आपके। ठीक है। अब है आपका 23वां वश प्रत्यार। वश में क्या आ गए? व र ला ञ म ङ ण न झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा, जा बा गा डा दा, ये आ गए। ठीक है। 24वां प्रत्यार है जश। जश में क्या है? जा बा गा डा दा। इसमें जो क वर्ग च वर्ग आदि जो 5 वर्ग है उनके तीसरे अक्षर आ जाते हैं। ठीक है। तो क्रम नहीं है, पहले च वर्ग का आ गया, फिर प वर्ग का आ गया, फिर क वर्ग का आ गया, फिर ट वर्ग का आ गया, फिर त वर्ग का आ गया। तो ये वहां प्रत्यार सूत्र में पढ़े उसके अनुसार है। ठीक है। तो ये समझना है आपको, जश के अंतर्गत जा ब गा डा दा, ये 5 वर्ण आते हैं। 25वां प्रत्याहार झश। झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा, ये आ गए। ठीक है। 26वां प्रत्यार बश। तब बा गा डा दा। 27वां प्रत्यार छव। छ में क्या आया? छ ठा था चा टा ता। छब कहीं पर कहेंगे तो आपको क्या समझना? छ ठा था चा टा ता, ये वर्ण का आपको बोध करना है। आपकी बुद्धि में ये जाना चाहिए। छब, छव माने छ ठा था चा टा ता। चलिएगा। 28वां प्रत्यार यह प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं आपके? या व रा ला ञ म ङ ण न झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा खा फा छा ठा था चा टा ता का पा, ये वर्ण आ गए आपके। ठीक है। अब ये आपको लिख लीजिएगा, लिखने से आपको पढ़ने में सरलता होगी। एक तरफ आप अपना पेज रखे रहेंगे वो लिखा हुआ, और संधि में पढ़ाऊंगा तो पढ़ाते रहेंगे तो आराम से आपको समझ में आता रहेगा। धीरे धीरे आपकी बुद्धि में सेट हो जाएगा। जो रटने से एकदम जल्दी याद नहीं होगा ये। ठीक है। क्यों रटा ही नहीं जा सकता, कठिन है थोड़ा। चलिएगा। अभी और थोड़ा कुछ तरीका और बता देंगे आपको। अब है आपका प्रत्याहार 29वां मय। मय प्रत्यार में क्या आ गए? मा ङ ण न झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा खा फा छा ठा था चा टा ता का पा। ठीक है। ये हो गए। अब है आपका 30वां प्रत्यार झय। झय में क्या आ जाएगा? झा भा घा ढा धा जा, दिख रहा होगा पूरा, बा गा डा दा खा फा छा ठा था चा टा ता का पा, ये आ गए आपके। ठीक है। चलिएगा। अब है हमारा 31वां प्रत्यार। 13 और बचे हुए हैं। खय। खय के अंतर्गत क्या आ जाते हैं? खय का अर्थ क्या है? खा फा छा ठा था चा टा ता का पा। ठीक है। 32वां प्रत्याहार। 32वां प्रत्याहार का चय है। चय का अर्थ क्या होता है? चा टा ता का पा। 33 का अर्थ क्या है? 33वां प्रत्याहार है यर। यर का अर्थ क्या है? यर में आएंगे आपके बहुत सारे वर्ण। या वा रा ला ञ म ङ ण न झा भा घा ढा धा जा बा गा डा
दा खा फा छा ठा था चा टा ता का पा शा शा सा। ठीक है। 34वां प्रत्याहार है झर। झर प्रत्याहार में क्या आ जाएंगे आपके? झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा खा फा छा ठा ता था चा टा ता का पा शा शा सा, ये आ जाएंगे सारे। ठीक है। चलिएगा 35वां प्रत्याहार आपका खर। खर में क्या आ जाएगा आपका? खा फा छा ठा, ये हलंत है। ठीक है। था चा टा ता का पा शा शा सा, चा टा ता का पा शा शा सा, ये आ गए आपके। ठीक है। नहीं, ये तो खर गलती, ये होगा खर में ये आ गया, ये चर था। मैंने शायद कुछ यहाँ पर मिस हुआ है तो दोबारा सुन लीजिएगा। ये चर, चर माने चा टा ता का पा शा शा सा। ठीक है। ये प्रत्याहार खर तो यही समाप्त हो गया था। ठीक है। 37वां प्रत्याहार शर। शर में क्या आते हैं? शा श स, तीनों सकार आ जाते हैं। ठीक है। 38वां प्रत्याहार है आपका अल। अल में क्या आ जाएंगे? अल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे वर्ण आ जाते हैं। क्या? अल के अंतर्गत पूरी वर्णमाला आ जाती है। ठीक है, पूरी वर्णमाला। देखिए, आ ई ओ री री ए ओ आई औ हा हा या वा रा ला ञ म ङ ण, ना झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा खा फा छा ठा था चा टा ता का पा शा शा सा हा, पूरी वर्णमाला आ गई है। ठीक है। वर्णमाला का मतलब होता है अनुस्वार, विसर्ग और उपदमानीय है, जिह्वा मूलीय, वो दूसरी जगह है। बाकी सामान्यतः जो अक्षर हैं वो स्वर और व्यंजन सारे आ गए इसमें। ठीक है। अल कहने से। फिर है हल, ध्यान देंगे। हल 39वां। हल का अर्थ होता है सभी व्यंजन। देखेंगे आप, सभी व्यंजन आ जाएंगे इसके अंदर। हा या व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ छ ट त क प श श स ह। ठीक है। ये सभी व्यंजन आ गए, कॉन्सोनेंट्स आ गए। 40वां प्रत्याहार है हमारा वल। वल के अंतर्गत आते हैं व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स ह, ये आ गए आपके सारे वल के अंतर्गत। वल का अर्थ हमें क्या समझना है? ये चलिएगा, ये हो गया। अब है हमारा 41वां प्रत्याहार रल। रल का अर्थ होता र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स ह, ये वर्ण आ गए इसके अंतर्गत। ठीक है। चलिएगा 42वां झल। झल के अंतर्गत क्या आ गए? झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स ह, इतने वर्ण आ गए इसके अंतर्गत। ठीक है। चलिएगा 42वां हो गया
अब अंतिम प्रत्याहार है हमारा शल। शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? शा, श, स, र। ये आपका चार्ट संधि पढ़ते समय आपके लेफ्ट साइड में रखा हुआ होना चाहिए, तभी आपको संधि अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। मैं समझाऊंगा तो अपने आप समझ में नहीं आती चीजें, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं पुस्तक आ जाएगी तो हम पढ़ लेंगे। नहीं भाई, पुस्तक से ये चीजें अपने आप नहीं आती। थोड़ा सा आ जाएगा, 50% आ गया आपको, 50% नहीं आया तो समझिएगा 100% नहीं आया। 100% नहीं आया। तो इसलिए ये चार्ट आपको बना लेना है। इस कक्षा को पढ़ने के बाद आप आराम से इस वीडियो को दोबारा देख देख करके पूरा चार्ट बनाइएगा। आपकी सुविधा के लिए मैं एक कार्य कर देता हूं कि आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। मैं आपको 2-3 बार में आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। देखिए, यहां से शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं आप। ये मैं थोड़ा सा इंजूम कर देता हूं तो आप यहां तक ले लीजिए, 10वें प्रत्याहार तक लीजिएगा। जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन दिला लेता हूं 3-4 बार में आपको, ठीक है। ले लिया आपने। अब हम चलते हैं 10 से 11 से लेकर के हमारा 20 तक आ गया। इसका ले लीजिएगा शॉर्ट स्क्रीन, फिर बाद में आराम से लिख लीजिएगा। फिर ले लीजिएगा 21 से 28 तक का ले लीजिएगा, ठीक है। 28 तक का। फिर 28 के बाद में आप ले लीजिएगा 29 से, ये 29 हो गया आपका। 29 से 35 तक ले लीजिएगा, खर तक, ठीक है। 35 तक लीजिएगा जल्दी से। फिर लीजिएगा 36 से 41 तक ले लीजिएगा। हाँ, 41 तक पूरा आ जाएगा, ले लीजिएगा। 41 तक यहां तक आ जाएगा पूरा, अथवा 40 तक भी ले सकते हैं, मैं आगे ले दूंगा आपको, ठीक है। चलिए लीजिएगा जल्दी। और ये अब लास्ट में आप यहां से अपने आप कर लीजिएगा 40 से 43 तक, या 41 से वो 42 से 43 तक कर लीजिएगा। तो ये लीजिएगा, ये शॉर्ट स्किल लिया आपने। अब मोबाइल आराम से वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। हम आपके लिए जितना हो सकता है उतना सुविधा बनाना चाहते हैं, सुविधा से आपको पढ़ना मिल जाए, आपका कार्य संक्षिप्तता में हो जाए, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपको ये समझना है थोड़ा सा, ये और यहां पर आपको देखना है। वैसे आपको हमने ये पढ़ा दिया है पहले, फिर भी हम कभी बीच बीच में बोलेंगे ये वर्ग हैं। हम आपको कवर्ग बोलेंगे तो कवर्ग का मतलब क्या हो जाएगा? का, खा, गा, घा, ङा, ये होगा। चवर्ग बोलेंगे हम तो चा, छा, जा, झा, ञा, ये समझना है आपको। अर्थात उसके 5-5 के अपने अपने वर्ग हैं ना। टवर्ग बोलेंगे तो टा, ठा, डा, ढा, णा। तवर्ग बोलेंगे तो ता, था, दा, धा, ना, समझना है आपको। पवर्ग बोलेंगे पवर्गा तो पा, फा, बा, भा, मा। पहले आपको पता है, हमें पता है। आप तभी संधि समझ पाएंगे जब आपको ये पता है पहले से। मैं आपको आवृत्ति करा रहा हूं। और यदि हम ये बोलते हैं आपको संधियां पढ़ाते समय कि वर्गों के प्रथम अक्षर माने 5 वर्ग, 5 वर्ग हमने किए हैं। 5 वर्गों के प्रथम अक्षर हमें कहा जाए तो हमें क्या समझना है? पहला लेना, का, चा, टा, ता, पा। वर्गों के द्वितीय अक्षर हम कहें तो क्या समझना है? खा, छा, ठा, था, पा, फा। वर्गों के तृतीय अक्षर हम यदि कहते हैं आपको तो क्या समझना है आपको? गा, जा, डा, दा, बा। हम वर्गों के चतुर्थ अक्षर कहते हैं आपको तो क्या समझना है? घा, झा, ढा, धा, भ। हम वर्गों के 5वें अक्षर आपको कहते हैं तो आपको क्या समझना है? बोलो, ङा, ञा, णा, ना, मा। ठीक है।
बस यही समझ रहे हैं आपको। चलिएगा, और भी चीजें होंगी, कुछ बाद में बताते रहेंगे, सारी चीजें एक कक्षा में तो नहीं बताई जा सकती, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये जो प्रत्याहार बनाए हैं ये सारे आप यहां पर इनसे स्वयं भी बना सकते हैं। अब आप स्वयं भी बना सकते हैं इनसे। यदि आपके पास में आप 43 प्रत्याहार आपने लिख लिए और आपको 43 प्रत्याहार में मतलब इतना पूरा डिटेल भी नहीं देखना, तो आप यहां से ही आराम से देख सकते हैं। देख सकते हैं कैसे, मैं वो भी तरीका बता देता हूं 2 मिनट के अंदर, ठीक है। ऐसा मैंने बताया अण प्रत्याहार, अण, तो हमने ये बता दिया अण, अण माने आ लेना है, आ कहां देखना है, आ देखना है, आ इसमें कहां है, तो आ ये है, और फिर ये अणा देखना है, ये अणा यहां पर पहला वाला देखना है हमें, पहला वाला, दूसरा वाला भी देखना है, तो कहा अण प्रत्याहार 2 है। तो यहां पर आप देख लेंगे, अच्छा अण, अण का मतलब अब देखेंगे, ये मैंने बता दिया इसका तो ग्रहण नहीं होता, माने ये तो प्रत्याहार बनाने के लिए प्रयोग किया गया है, ये जो हलंत है ये इनका ज्ञान नहीं हमें करना। तो अण का अर्थ क्या हो गया, आ ई उ, ये 3 वर्ण हो गए, अपने आप बना लीजिएगा। आपके सामने कोई प्रत्याहार आता है, ठीक है, अब मानिएगा आपके पास में एक प्रत्याहार आ गया अक, या माने मानिएगा इक आ गया, इक, तो आपको पहले सबसे पहले ये ई देखना है, इसमें ई कहां पर है, तो ये आप ई देखेंगे यहां पर है, ई क्या है, ये है ई। फिर का देखेंगे, का कहां पर है, तो का ये है, ठीक है। अब आप इसका मतलब हुआ ई से लेकर के का तक, ई से लेकर के का तक के वर्ण हमें जानने हैं। और ये मैंने बता दिया कि जो ये तो कट हो जाते हैं, इनका हमें इनको हटा ही देना होता है। तो इसका मतलब इक का अर्थ क्या हो गया, ई ओ और री, और री ये हट जाएगा अपने आप, इसका ज्ञान नहीं करना, ये तो सहायक है बनाने के लिए, क्योंकि ये जो हलंत है ये तो बनाने के लिए, इनको नहीं लेना होता। तो आपके सामने इक आया तो आप यहां पर देख के आराम से बना सकते हैं। अच्छा, इक का अर्थ होगा ई उ री री, और इनका मतलब क्या हुआ, इनके ह्रस्व दीर्घ प्लुत सभी आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा आपके सामने आया अच प्रत्याहार, अच, तो आप इसको देखेंगे अच, अच में आ ढूंढेंगे पहले, आ कहां है, यहां पर आ ये है, ठीक है। और अब च ढूंढेंगे, च कहां पर है, तो च ये है जी। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक है, और ये जो बीच के हलंत है इनको मिस कर देंगे, हटा देंगे, इनको तो समझना ही नहीं है। तो अच का मतलब क्या हो गया आपका, आ ई ओ री री ए ओ आई औ, समझ में आ गया। अब उतना लंबा डिटेल भी आपको नहीं समझना, ये बनाने का तरीका भी बता रहा हूं, जिनको नहीं है आता है तो फिर वो देखेंगे। अब मानिएगा हमने इच प्रत्याहार बनाया, इच, अब इच में हमें क्या देखना है, सबसे पहले ई को देखना है, ई कहां है, ये है, च कहां है, ये है। इसका मतलब ई से लेकर के च, बीच के मिस करने, इनको हटा देना है, और इसको हलंत को लेना ही नहीं है, ये तो बनाने के लिए। तो इच का मतलब क्या होगा, ई उ री री ए ओ आई औ, ठीक है। इसी प्रकार से आपको हमने अच बनाया, अच, तो अच का अर्थ में आ ढूंढना है, आ कहां है, इसमें ये है, च कहां है, ये है, बीच के हमने मिस कर दिए, हटा दिए। तो अब अच का अर्थ क्या हो गया, आ ई ओ री री ए ओ आई औ, बन गई बात, बन गई, ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा हमने लिया अल प्रत्याहार, क्या लिया, अल, अल। अब अल आपको देखना है, ये आ देखना है, आ कहां पर है, ये है, और ये हलंत ल कहां है, ढूंढिएगा कहां है हलंत ल, हलंत ल मिलेगा आपको ढूंढते ढूंढते अंत में मिलेगा ये मिलेगा आपको हलंत ल,
तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर के यहां तक सभी आ गए। बीच के ये सारे मिस कर देंगे, इनको हटाएंगे, ये सारे हटा देंगे, ये हटा देंगे, जो भी है सभी हट जाएंगे, ये भी हट जाएगा। इसका मतलब हुआ अल कहने से पूरी वर्णमाला आ गई। जो वही हमने बताया था, यही तो बताया था, यही बताया था हमने। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हमें कहीं पर दिखाई देता है हल, तो हा को ढूंढेंगे, हा कहाँ है, हा ये है। फिर हलंत ल को ढूंढेंगे, कहाँ है, ये है। तो इसका मतलब हुआ यहां से लेकर के यहां तक के वर्ण इसका है। ये वाले मिस कर देंगे, हलंत वाले सभी, ये हमने मिस कर दिए, हटा दिए। ठीक है, ये अपने आप ही हट जाएगा। तो क्या इसका मतलब हो गया, हा या वाह ये सारे व्यंजन आ गए। हल का मतलब हो गया व्यंजन, हम सरल भाषा में कह सकते हैं व्यंजन। खाने वाला नहीं है ये बोलने वाला ठीक है। तो ये हो गया। इस प्रकार से आप 43 को बनाइएगा। ठीक है, 43 को बनाइएगा, एक बार अभ्यास भी कर लीजिएगा। ये यहाँ पर मैंने लिखाई दिए हैं आपको, ये सारे ये आप बनाएंगे इसमें और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपको पूरा डाटा इकट्ठा करने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर आपके सामने केवल ये 14 प्रत्याहार सूत्र रहेंगे। इनमें से ही आप 43 प्रत्याहारों को आराम से छांट छांट करके समझ जाएंगे। इस प्रत्याहार का ये अर्थ है, इस प्रत्याहार का ये अर्थ है, इस प्रत्याहार का ये अर्थ है। ठीक है, संधि के लिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। इसके बिना संधि विषय आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिएगा अब हम अगली कक्षा से आपको संधि पढ़ाना आरंभ कर देंगे। ध्यान रखेंगे, बस ये 2 कक्षाएं आपको संधि विषयक बना दी हमने, भूमिका के रूप में और समझने के लिए। अगली कक्षा में आपको संधियां आरंभ हो जाएंगी। हमने आपको बताई थी संधियां कितने प्रकार की है। तो मुख्य रूप से संधियां हमारी 3 प्रकार की हो रही थी। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्रम से पढ़ेंगे, पहले स्वर संधि को पढ़ेंगे पूरा, फिर व्यंजन संधि को पढ़ेंगे, विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। इसके अंदर जो भी वार्तिक आदि कुछ भी लगे हैं सब कुछ आपको A to Z पढ़ाया जाएगा। इस संधि प्रकरण को यदि आपने पढ़ लिया तो आपने संपूर्ण प्राचीन व्याकरण में संधि प्रकरण जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ लिया, संपूर्ण नव्य व्याकरण के अंदर जो संधि प्रकरण पढ़ाया जाता है वो सारा पढ़ लिया। इसका मतलब आप संस्कृत के विषय में संधि के मास्टर बन जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। और हमारा जो लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों तक संधि प्रकरण तक पहुंचा देना, भारत के प्रत्येक संस्कृत के अध्यापक के पास में पहुंच जाए। और संस्कृत के अध्यापकों के साथ साथ में हिंदी के अध्यापकों के पास में भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि संस्कृत की संधियां बहुत करके अधिकतर हिंदी में भी प्रयोग होती हैं। तो हिंदी के भी सभी छात्र छात्राएं और अध्यापक गण इन कक्षाओं का भरपूर लाभ लेकर के अपने व्याकरण संबंधी ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अपने छात्रों के सामने अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हो सकते हैं। तो चलिएगा, इसी के साथ आपसे निवेदन किया जाता है कि अपने मित्रों को भी इस कोर्स को शेयर करके पहुंचाइएगा। प्लेलिस्ट का लिंक कॉपी करके टेस्ट कीजिएगा मित्रों को, कोई पैसा तो नहीं लग रहा आपका। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।